चीजें पेलोड्स की अगर बात करें तो आम भाषा में इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपने शब्दों में सर जी आम जनता के? तो पेलोड्स बस यही देखिए क्या है कि जो भी हम स्पेस में लॉन्च करते हैं, आपका रॉकेट होता है जो कि पेलोड को ले जाता है। पेलोड का मतलब होता है कि कितना ज़्यादा लोड रॉकेट को दिया जा रहा है, कितने केजी का है, तो उस हिसाब से जो मतलब ये जितना लाइट रहेगा उतना ही बेहतर रहेगा। हाँ, वो मिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना ईंधन है। अगर हमारे पास ईंधन बहुत ज़्यादा है तो पेलोड कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने केजी का पेलोड है, बहुत अधिक से अधिक आप कर सकते हैं। जैसे लूना जो है 25 है, उसका जो रॉकेट था उसमें ज़्यादा ईंधन था तो वो ज़्यादा दूर जा सकता था, इसीलिए डायरेक्टली उसको क्या किया गया, चंद्रमा की परिधि में उसको भेज दिया गया। और डायरेक्टली भेजने की वजह से बेसिकली क्या हुआ कि वो तुरंत पहुंच गया। बाकी हम कम फ्यूल यूज करके जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उसमें कम फ्यूल लगा रहे हैं। अच्छा आप सर, मैंने देखा सुबह से एक जो शब्द है रंभा एल्पियन विक्रम लैंडर को इस पे बहुत ज्यादा सर जोर दे रहे हैं। ये कितना महत्वपूर्ण है पूरे प्रोसेसिंग के लिए, किस तरीके से वहाँ की परिस्थितियों को ये देखेगा और इसका पूरा काम कैसे होगा, किस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे सर? जी, तो रंभा जो है मैंने पहले ही बताया था कि रंभा का काम है अभी जी ओके रंभा का बेसिकली काम ये है कि वो एक लैंगमोर प्रोब है। और लैंगमोर प्रोब में होता क्या है कि लैंगमोर प्रोब जो है वो जितने भी पार्टिकल हैं जो कि आयोनाइज पार्टिकल हैं, आयोनोस्फीयर जो है उससे जो भी पार्टिकल निकल रहे हैं, चाहे जो भी उनका रेडिएशन है, उसको रंभा मेजर करता है। उससे पता चलेगा कि आयोनोस्फीयर किस तरह से फॉर्म हुआ है, वहाँ पे जो रेडिएशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। जी बिल्कुल। और देखिए महत्वपूर्ण सर ये है कि ये एरिया इस बार बहुत बड़ा रखा गया है। ये इस तरह की चॉइस रखने का क्या मकसद है इस बार एरिया, क्योंकि साउथ पोल पर उतारने जा रहा है भारत, जी। एरिया का क्या मकसद है सर? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है और इसका जवाब यही है कि चंद्रयान 2 से इसका जुड़ा हुआ जवाब है। चंद्रयान 2 में ये हुआ था कि जो हमने लैंडिंग का एरिया चुना था वो बहुत ही छोटा था। अब होता क्या है कि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट नीचे जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी को आपको कंट्रोल करना है, उसका जो एंगल है वो ओरिएंटेशन जिसको एटीट्यूड बोलते हैं उसको कंट्रोल करना है, उसका लैटिट्यूड कितना है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी पोजीशन कैसी है। तो अब वेलोसिटी के हिसाब से वो उतर रहा है अपने हिसाब से, और क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी जो थी वो कंट्रोल नहीं हो पाई और जाके वो क्रैश हो गया। क्योंकि जब इसरो को पता चला कि ये जो है यहाँ पे लैंड हम करेंगे तो बेसिकली वो गड्ढे में गिर सकता है, क्योंकि वेलोसिटी के हिसाब से उसकी ट्रेजेक्टरी डिसाइड होती है। तो उसने एडजस्ट करने की कोशिश की कि नहीं, हम एडजस्ट करके उस छोटे से एरिया में उतर जाएं, इसकी वजह से वो जाके क्रैश हो गया। तो वो चीज़ ना हो पाए, इस बार लैंडर को अपॉर्चुनिटी दी गई है, क्योंकि लैंडर जो है 15 मिनट जब बचे हुए होंगे तो लैंडर को खुद सारी चीजें डिसाइड करनी है। तो इसलिए लैंडर को हम ज्यादा एरिया जब देंगे, बहुत स्मार्ट बनाई गई सारी चीजें, बहुत स्मार्टली एग्जैक्टली। तो इस बार लैंडर को जितना ज्यादा एरिया दे देंगे उस हिसाब से लैंडर अपने हिसाब से समझ लेगा कि नहीं मैं यहाँ पर भी उतर सकता हूँ, यहाँ पर भी उतर सकता हूँ। तो अच्छा ये भी कहा जाता है कि गड्ढे बहुत ज्यादा है, गड्ढों में या बर्फ के उसमें ना जाए, इसको लेकर भी विशेष प्लानिंग की गई है साइंटिस्ट की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्रेटर्स जो है वो उसके अंदर गड्ढे हैं। अगर मान लीजिए हमको गड्ढे में लैंडिंग करनी होगी तो हो सकता है कि जो उसके पैर हैं वो फंस जाए वहां पे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए गड्ढों से बचना है। और देखिए जो ऑर्बिटर है, जो पहले चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर जो घूम रहा है वो बहुत सारी पिक्चर लिया है और इस वजह से ही हम बहुत बड़ा एरिया जो है सिलेक्ट कर पाए हैं, क्योंकि उसने पिक्चर दिया कि नहीं यहाँ पे हम उतर सकते हैं, यहाँ पे क्रेटर ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ की सतह अच्छी है, इस वजह से हुआ है। बिल्कुल। तो देखिए महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो आपने हमारे दर्शकों को दी है। एक सवाल ये भी है कि लोग सोने की पतरी को देखते हैं, सिल्वर कलर क्यों नहीं चूज किया जाता है, सोने का क्या इसमें मतलब इससे जुड़ा हुआ जो राज है वो आपसे जानेंगे। जी जी जी, आप देखेंगे कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट में सोने की जो परत लगी होती है इसलिए लगी होती है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो एक्सरेज हैं, वो बहुत बार सूर्य से भी आती हैं। सूर्य में आप देखी होंगी कि बहुत सारी तरंगे जो निकलती हैं, जो उसका प्लाज्मा है उससे एक्सरे, ये जो भी है यूवी लाइट है, ये सारी आती हैं। तो सिल्वर फॉइल जो होती है वो आसानी से उसको होल्ड कर लेती है, वो ब्रेक नहीं होती है, वो उसके अंदर जो कोरोजन नहीं होता है। इसकी वजह से ये जो है गोल्ड फॉइल जो है यूज किया जाता है प्रोटेक्शन के तौर पे, कि ये प्रोटेक्ट करती है। और ये एक आइसोलेटर का भी काम करती है कि मान लीजिए गोल्ड फॉइल के नीचे कोई इंस्ट्रूमेंट रखा गया है, अगर कोई एक्सरे पार्टिकल चला गया अंदर, चाहे कोई और रेडिएशन चला गया, तो वो जो अंदर का इंस्ट्रूमेंट है उसको खराब कर सकता है।
इस वजह से गोल्ड फॉइल यूज किया जाता है। बिल्कुल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। और देखिए जिस तरीके से जानकारियाँ सामने आ रही हैं, 4 फेजेस में पूरी प्रोसेसिंग होगी और अब बहुत कम समय बाकी रह गया है। एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि अब जो प्लान बी की हम लोग बात कर रहे थे सर, प्लान बी अब पूरी तरह से उसकी संभावनाएं पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं, तो अब ये माना जाए कि वो समय आ चुका है जब हम सक्सेसफुली आगे बढ़ते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। जी, मुझे लगता है कि प्लान बी जो है वो उसको ऑब्वियस सी बात है इसरो ने सोचा होगा। और प्लान बी हम इसीलिए डिसाइड करते हैं, प्लान बी इसीलिए डिसाइड करते हैं कि क्या होता है कि जैसे आपको कोई टूर्नामेंट आपने रखा है और मौसम ख़राब हो जाए, ठीक है, तो मैच तो हो नहीं सकता है। तो जब मैच नहीं हो सकता है तो क्या करते हैं, हम अगले दिन को उसको ले जाते हैं। तो वो प्लान बी है, इसरो का भी वो प्लान बी है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा फ्यूल बचा हुआ है और हम बेसिकली हवर कर सकते हैं। हवर का मतलब होता है कि ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ तक आए हैं, उसके बाद देख रहे हैं कि जो संभावनाएं हैं, जो मौसम है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, अगर हम नीचे उतरेंगे तो गिर जाएंगे। तो क्या करेंगे कि हम वहाँ पे हवर करेंगे, उसके बाद फिर से चाहे होगा तो हम ऊपर जाएंगे या चाहे फिर से उसकी परिधि में घूमेंगे और फिर ऐसे दिन का या ऐसे मौसम का इंतजार करेंगे कि जब हम वहाँ पे आसानी से उतर सकें और कोई भी फेल्यूर ना हो। बिल्कुल, जो आंकड़े जिस तरीके से मिलते हैं, वहाँ से जो आंकड़े आते हैं, आप लोग उस हिसाब से स्टडी करते होंगे। तो कैसे स्टडी होती है, क्योंकि पड़ताल भी इसके लिए बहुत करनी रहती होगी, बारीकी से अध्ययन यानी कि स्टडी बहुत करनी रहती होगी। उस वक्त कहा जाता है कि अगर एक ज़रा सा भी गलत फैसला ले लिया तो बहुत बड़ी चूक। शायद लास्ट टाइम यही हुआ था। बिल्कुल, लास्ट टाइम यही हुआ कि जो पहली बात जो एरिया हमने सेलेक्ट किया था वो बहुत छोटा था तो लैंडर ये डिसाइड नहीं कर पाया कि उसको कहाँ पे उतरना है, क्योंकि उसको लगा कि वो जिस वेलोसिटी से जा रहा था उसको समझ में आया कि अगर मैं उस वेलोसिटी से जाऊंगा तो मैं इस गड्ढे में उतर जाऊंगा, ठीक है। तो लैंडर ने खुद डिसाइड किया कि नहीं, मुझे इस एरिया में आना है। अब उस एरिया में आने के लिए क्या होगा, वो अपनी वेलोसिटी पहले जो स्पीड है उसको कम करेगा जी। उसके बाद अपने ओरिएंटेशन को कम करेगा, जो उसका खुद का झुकाव है अपने अक्ष पे जी। ओरिएंटेशन करते करते वो इतना करीब आ गया था सतह के कि वो क्रैश हो गया जाके जी। तो इन सब डेटा को ऑलरेडी साइंटिस्ट ने चंद्रयान 2 के सारे डेटा को जब तक वो ट्रैक कर पाए थे उसको उन्होंने लिया है और उसको फिर सिमुलेट किया है। सिमुलेट का मतलब होता है कि आप कंप्यूटर पे जाके सिमुलेट करते हैं, चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं, उसको गहन अध्ययन करते हैं कि इसकी स्पीड कितनी थी, इसका एल्टीट्यूड कितना था, इसका लैटिट्यूड कितना था, सारा कुछ जो है सारा कुछ वो सिमुलेट करके फिर से चंद्रयान 3 को उन्होंने, इसीलिए इस बार का जो डिज़ाइन है वो फेल्यूर बेस्ड एनालिसिस किया गया है। फेल्यूर बेस्ड एनालिसिस में क्या होता है कि हम ये करते हैं 6 बार 7 बार उस चीज़ को मेज़र करते हैं कि ये अगर ये चीज़ फेल होगा तो ये चीज़ कैसे काम करेगा, ये कोई चीज़ फेल हो गई तो उसको फिर से कैसे ठीक करना है। इन सारी चीज़ों पे गहन अध्ययन करके फिर उसको ट्रेन किया गया है। चंद्रयान 3 के सारे जो इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो उसका लैंडर का जो फीट है उसको मजबूत किया गया है, बहुत सारे टेस्ट किए गए हैं कि उनको बहुत ऊपर से गिराया गया है ताकि वो मजबूती से उसके सतह पे उतर जाए। तो उस पे एंटीनाज भी लगाए गए हैं, तो उसका जो थ्रस्टर है उसको भी पावरफुल बनाया गया है कि आसानी से उतर जाए, ये आसानी से। और देखिए जो पूरा प्रोसेस होगा, जो चीजें, जो कंपोनेंट इसमें इस्तेमाल हुए हैं वो सर हमें दिखाएंगे ग्राफिक्स के जरिए। देखिए आपके पीछे है सर, आप बता सकते हैं, बैठे बैठे इसको समझा सकते हैं कि क्या कुछ इसमें होगा, लैंडर कैसे अपना काम करेगा, सर बताइए। जी जी जी, तो ये आप अगर इसको थोड़ा सा ऊपर ले जा सकते हैं तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो भी हम देख सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ से ऐसे ही बता सकता हूँ कि ये देखिए आपका जो पूरा लैंडर है उसका डिजाइन है और लैंडर के डिजाइन में आपको दिख रहा है कि एक बड़ा सा सोलर पैनल है यहाँ पे, ये देख सकते हैं बड़ा सा सोलर पैनल है। कोई बात नहीं। तो बड़ा सा सोलर पैनल है, इस पे बहुत सारे एंटीनाज हैं और इसका जो वजन है वो तकरीबन 1750 केजी है, 1750 केजी है इसका वजन। और उस वजन से ये पता चल रहा है कि इसमें जो हमारा रोवर है, इसके अंदर रोवर भी रखा गया है जी। रोवर जो है उसका वजन तकरीबन 26 केजी है। तो ये जैसे ये रोवर है, देखिए इसके 6 पैर हैं, 6 पैर हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो सोलर पैनल लगा हुआ है। तो सोलर पैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी मिशन को करने के लिए, कि उस तरह से आप सोच सकते हैं कि आप अपने मोबाइल का बैटरी एक बार चार्ज करते हैं, उसके बाद डिस्चार्ज हो जाएगा, तो आप तो भाई यहाँ पे कनेक्शन लगा सकते हैं बिजली का, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको सोलर उस पर डिपेंड होना है।
अब जो ये लैंडर जो है, जी। विक्रम लैंडर है, उस पे ये पेलोड्स रखे गए हैं। जैसे मैंने कहा रंभा जो रंभा है LP, जी। लैंगमार प्रोब है ये, इसमें ये बड़ा सा प्रोब है जी, और इसी के ऊपर पार्टिकल जो है वो गिरेंगे जी। और वहां से फिर वो मेजर कर लेगा कि कौन कौन से जो पार्टिकल है वहां पे उनकी डेंसिटी क्या है, ठीक है, उस चीज को हम पता करेंगे। बताएंगे। और जी। चेस्ट, बीच में चेस्ट भी है। जी, जो चेस्ट है हमारा, ये बेसिकली बताए जी, जो हमारा चेस्ट है बेसिकली ये हम यूज कर रहे हैं कि जो सरफेस है उसका जी। क्या टेम्परेचर है, ठीक है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, जो उसका रिगोलिथ है, रिगोलिथ का मतलब जो होता है चंद्रमा की जो मिट्टी है, जो सतह है, जो यहाँ पे देख रहे हैं आप ये पार्ट, ठीक है। तो इसका जो थर्मल इसका जो टेम्परेचर है वो कितना हो सकता है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि एक जो आकार है वो किस तरह से उष्मा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करता है। ठीक है, आप पीछे जाएंगे तो उसमें ये लैंडर के पेलोड पे जाइए, पिछले वाले उसमें, ठीक है जी। तो ये रोवर के पेलोड हैं। रोवर के पेलोड में पहला जो है वो APXS है, मतलब अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्या कर रहा है कि बेसिकली ये शूट करेगा एक्सरे पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल को इसी सतह पे करेगा, और इस सतह, चांद की सतह पे, और इस सतह पे जो भी मिट्टी के अंदर जो एलिमेंट है, जैसे कि आपका ले लीजिए आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कौन कौन से तत्व, हाँ, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, कौन कौन से तत्व से ये मिट्टी बनी हुई है, इसकी इंफॉर्मेशन तुरंत दे देगा, पता देगा। जी जी जी। और उसके बाद जो इसमें दूसरा है जिसको लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, तो लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आप एक बार दिखाएंगे तो उसमें क्या हो रहा है, उम्मीद करेंगे कि आगे वो तस्वीर भी आए। वो देखिए, वो जो पूरा जो चित्र हाँ, है उसके माध्यम से हम एक बार फिर से जानना चाहेंगे। जी जी जी। तो ये लैंडर का आप देख रहे हैं कि इस पे सोलर पैनल लगा हुआ है जी। देखिए यहाँ पे इल्सा आ गया है रोवर के पेलोड में, ये इल्सा भी है जो इसके अंदर रखा हुआ है जी। और इसी के अंदर जो है रोवर है, ये दरवाजा खुलेगा ऐसे और उससे रोवर बाहर आएगा, ठीक है। तो ये इल्सा जो है, इल्सा का मतलब ये है कि यहाँ पे सेस्मिक एक्टिविटी, S और A जो है, उस सेस्मिक एक्टिविटी का मतलब है कि चंद्रमा की सतह पे कैसे भूकंप आ रहा है, कैसे तरंगें जो भूकंप की उठ रही हैं, उसको ये मेजर करेगा। फिर हमारा ये लिप्स है जो कि लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये प्रज्ञान पे लगा हुआ है। ये क्या करेगा, लेजर बीम को, जो यहाँ पे रॉक है, जो कि यहाँ पे ये रॉक है, चाहे जो भी पत्थर कह सकती हैं आप, वो फॉर्म किस तरह से हुए हैं, उनका कंपोजिशन